हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा मैथ्स क्लास 10th का पहला वीडियो है ये, जिसमें हम पढ़ाएंगे। इसमें हम लोग चैप्टर 1 जो है परिमेय संख्या रियल नंबर्स, उसके बारे में जानेंगे। उसमें जो टॉपिक है पहले हम बोर्ड पे बताएंगे कि टॉपिक कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या पढ़ना है, और आज हम एक टॉपिक को क्लियर भी करेंगे। 2 टॉपिक है चैप्टर 1 में, अगला टॉपिक अगली वीडियो में। 2 वीडियो आएंगे इसमें, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, इसमें आपके 2 टॉपिक हैं। एक है HCF एंड LCM। इसमें है कि आप HCF एंड LCM कैसे निकालेंगे, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। और आपने जो HCF एंड LCF निकाला है, LCM निकाला है, वो सही है कि नहीं सही है, ये सारी चीजें इसमें टॉपिक 1 में सीखेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो आपका है, इसमें है अपरिमेयता। इरेशनैलिटी। इसमें हम सीखेंगे कि जो संख्याएं अपरिमेय होती हैं उनको हम सिद्ध करेंगे, जानेंगे कि ये अपरिमेय है तो इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा। ये 2 टॉपिक आपके हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमने देखा अपरिमेयता, लेकिन इसमें हमें ये भी पता होना है, जैसे एनसीईआरटी में आपके टर्म्स यूज होंगे कि ये प्राकृत संख्या है, होल नंबर है, इंटीजर है। तो ये चैप्टर क्लास 9th का टॉपिक है, लेकिन हम एक ओवरव्यू दे देंगे कि ये टर्म्स इनका मतलब क्या होता है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है, जो भूल गए, उनको हम दोबारा से एक बार बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। क्या होती है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर? जो हमारा नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 1000, 5000, ऐसे ही सो ऑन चलता जाता है। तो ये हमारी जो नंबर्स होते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें ध्यान रखिए आप, इसमें 0 नहीं होता है, केवल यही नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें 0 वगैरह ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। इसमें आपका क्या होता है, होल नंबर्स में आपका बस इसमें जो ये है, इसमें भी 0 और ऐड कर दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही चलता चला जाता है। तो होल नंबर्स में 0 और ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में आपका क्या है, ये जैसे 0, 1, 2, 3 था। अब इसमें क्या किया है, बस इसमें कुछ नहीं किया है, माइनस वाले भी ऐड कर दिए गए। तो ये जो अब आपका बन गया है, ये जो आपका पूरा सिस्टम है, ये आपका इंटीजर्स के अंतर्गत आता है। माइनस वाले भी, -3, -4, 0, 1, 2, 3, ये आपका जो बनेगा, ये आपका जो बास्केट बन के तैयार होगा, ये इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है परिमेय संख्या, रियल नंबर, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। आपका रेशनल नंबर में क्या है, जैसे आपका ये है 0, 1, तो 0 और 1 के बीच में भी नंबर्स हैं, जैसे 1/4, 1/2, 1/3। अगर हम उनको भी इसमें ऐड कर देते हैं, जो हमारा बास्केट मिलेगा वही हमारा रेशनल नंबर्स होगा। जैसे ये आपका 0 है, इसके बाद आपका 1/4 होगा, 1/3 होगा, 1/2 होगा, और भी इसमें कई सारे होंगे। फिर 1 आएगा, फिर इसमें 2/4 होगा, 2/3 होगा, फिर ऐसे ही आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर ऐसे ही ये चलता चला जाए। सेम ऐसे इधर
माइनस का 1/4 आएगा, माइनस का 1/3 आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, और ये भी ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर्स सिंपल है, होल नंबर्स जीरो ऐड कर दिया, फिर इंटीजर्स में क्या किया कि ये जो था इसमें आपने माइनस भी ऐड कर दिया। ठीक, ये आपका इंटीजर बन गया, पूर्णांक बन गया। फिर आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में कुछ नहीं किया, 0 1 2 3 था, इसमें ये आपके जो बीच में ये जो होते हैं 1/4 1/3 1/2 जो रेशनल फॉर्म में होते हैं उनको ऐड कर दिया हमने ये। तो इसमें आपको अगर अभी याद नहीं है या नहीं याद हो रहा तो आपको घबराना नहीं, इसके आप एक जगह पे लिख लीजिए और इसको 2-4 दिन जब आप पढ़ें उसके पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको इजीली ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका परिमेय संख्याएं ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपका जो परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर्स, इसकी डिफिनेशन ये है कि यदि कोई नंबर आर को यदि आप पी बाई क्यू 1/2 5/6 इस प्रकार की फॉर्म में, अगर अपान की फॉर्म में जैसे p/q इसके रूप में यदि आप लिख लेते हैं तो वह परिमेय संख्या है। जैसे जैसे आपका 5 है, 5 को आप क्या 5/1 लिख सकते हैं, -2 है -2/1 लिख सकते हैं, 1.25 है तो इसमें पॉइंट हटाकर आप इसको ऐसे और इसको फिर सिंपल करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में आप लिख लेते हैं तो वो रेशनल नंबर आपका कहलाएगा, जहां पी व क्यू क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, पी व क्यू में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। पी व क्यू को आपको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ता है, ये उनमें कुछ भी, यानी वो सह संख्या होती है, को प्राइम नंबर्स होती है वो। इसमें आपको और भी क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको देखना यह है कि क्यों जो है वो जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यों यहाँ पे जीरो हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन आपको नोट कर लेनी है, आपको याद कर लेनी है, क्योंकि अभी ये आगे यूज होगी। ठीक है, इससे आपका जो अपरिमेयता वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इसी से सॉल्व किए जाएंगे, उनको हम इसी के द्वारा सिद्ध करेंगे आगे। तो आपका ये जो है हमने स्टार लगा दिया है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपकी आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आपको याद होगा कि अभी हमने परिमेय संख्या में बताया था कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या वो संख्याएं हो जाएंगी जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका हो जाएगा √2 √3 √15 पाई। तो इसमें जैसे √2 होती है, √2 अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं 1.41 और ये खत्म नहीं होता, ये ऐसे ही चलता जाता है इनफाइनाइट टाइम्स, मिलियन बिलियन टाइम्स, ये चलता ही चला जाएगा, ये कभी इंड नहीं होने वाला। जो इस प्रकार की संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3 आपका हो गया 1.73, ये भी चलता ही चला जाएगा, कभी इंड ही नहीं होगा, पॉइंट के बाद ये चलता ही चला जाएगा, कभी नहीं इंड होगा। इस प्रकार की जो संख्या होती है वो आपकी इरेशनल नंबर्स कहलाती है। √15 भी सेम है, कभी नहीं खत्म होगा। पाई भी आपका 3.1415 इस प्रकार से आपका चलता ही चला जाता है। और इन सबको अभी जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम जानेंगे कि ये सिद्ध कैसे किया जाएगा कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम में भी आता है 4 मार्क्स का, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या ये आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है रियल नंबर्स।
यही आपका 10th का चैप्टर 1 भी है। तो रियल नंबर्स क्या है, जितने भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़ी हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब का अगर ले लिया जाए एक बास्केट में, सभी नंबर्स डाल दिए जाए, जब वो बास्केट जो हमारे पास होगा जिसमें -1 भी है, 0 भी है, +1 का भी है, 1/4 भी है, तो वो जो बास्केट हमारे पास होगा उसको हम कह देते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या है कि सारे नंबर्स आ जाते हैं, आपका -4 भी आ गया, आपका 0 भी आ गया, 2 भी आ गया, पाई भी आ गया, 1/3 भी आ गया, 1/4 भी आ गया। इसमें देखिए आपका होल नंबर भी है, मतलब सारे प्रकार के नंबर है। इस प्रकार का जो सेट आपको मिलता है, इसे कहते हैं आप ना रियल नंबर्स। यही आपका चैप्टर 1 है क्लास 10th में। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, चैप्टर्स में क्या क्या है, क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं। आपका जो चैप्टर 1 है, इसमें हमने अभी आपको बताया था कि पहला टॉपिक जो है आपका HCF एंड LCM है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही है कि गलत है, ये सारी चीजें आपका टॉपिक 1 है। तो वो देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका HCF एंड LCM। इसके पहले आपको एक चीज और बताएंगे, एक आपका थ्योरम है, इसमें थ्योरम 1, इसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो आपकी है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें क्या है, देखिए कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम कुछ प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं, कोई हम चीज का बनाते हैं, या कोई चीज जैसे रेसिपी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया, फिर 9th 10th में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पता चलता है अच्छा इस प्रोसेस का नाम तो ये है, इन साइंटिस्ट ने दिया था तो इसका नाम ये। सेम वैसे ये हम लोग यूज करते आए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, बस 10th में आके हमें पता चलता है अच्छा इसका नाम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो इस प्रमेय में क्या है, जैसे आपका 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो बस ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या अगर है, भाज्य संख्या मतलब 100, 20, जिसको मल्टीपल के रूप में, फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 10 है, 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 5, 100 के भी कुछ फैक्टर्स आएंगे, और जो वो फैक्टर्स आते हैं वो भाज्य नहीं होते। जैसे 2 किसी का फैक्टर आया, 5 आया, 3 आया, 7 आया, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये किसी से डिवाइड नहीं होते। तो बस यही कहता है कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है कि कोई अगर भाज्य संख्या है जैसे 10, 100, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड फैक्टर्स के रूप में लिख लिया। और ये जो फैक्टर्स आया जैसे 10 का 2 × 5, ये फिक्स नहीं होता है कि 2 × 5 होगा या 5 × 2 होगा, बस यही कहता है। इसको अभी हम आपको लिख के बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आपका क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये जो जैसा कि हमने अभी बताया था, जो ये थ्योरम है इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इसमें क्या कहती है ये थ्योरम, हमने अभी बताया था कि ये एक प्रोसेस है जिसको हम लोग, ये जो कहती है इसको हम लोग जानते हैं ऑलरेडी,
बस इसमें हमें आके पता चलता है कि अच्छा इसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो क्या कहती है ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह अपने आने वाले गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होती है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए 100 है, 100 एक भाज्य संख्या है, ठीक। तो 100 के कुछ गुणनखंड आएंगे 2, तो इसके आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमने लिख लिया। अब ये कोई भी जो भाज्य संख्या होती है उसके जो गुणनखंड होते हैं वो हमेशा अभाज्य होते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो, वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता है। इतना सभी को क्लियर है। यह आने वाले गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये जो इसका जो ये क्रम है, जैसे 2 गुणे 2 पहले आया, फिर 5 गुणे 5 आया, ये चाहो तो 5 गुणे 5 पहले भी आ सकता है, 2 गुणे 2 बाद में भी आ सकता है, इससे कोई लेना। लेकिन ये जो पूरा होता है, ये जो होता है यूनिक होता है, ये जो होता है अद्वितीय होता है, ठीक है। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। उम्मीद है सभी को समझ में आई होगी। इसको आप लोग बीच बीच में पढ़ते रहिएगा, इसमें कुछ है नहीं समझाने जैसा, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है मैथ्स, हमारी अब यहां से स्टार्ट होती है। यहां से हमारा जो पहला टॉपिक है HCF एंड LCM, यहां से शुरू होता है। बहुत ही ध्यान से आपको ये पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में हर बार एग्जाम में HCF एंड LCM से 4 से 6 नंबर का मैटर जो है आता ही आता है। तो आप लोग समझिए कि HCF LCM क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे जानेंगे कि जो हमने निकाला है सही है कि नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोग, देखिए सबसे पहले हम HCF की बात करते हैं। HCF, इसका फुल फॉर्म सभी को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखिए इसकी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, हम हमेशा इसको ट्रिक से निकालते हैं। देखिए कॉमन है तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन लिख लीजिए, शॉर्ट में कॉमन, ठीक। ये हाईएस्ट है तो इसका अपोजिट आप लोग ले लीजिए लो। लो क्या? पावर, लोअर पावर, यानी ये ऐसे, और ये कॉमन वाला। ये ट्रिक है इसकी। जैसे आपका एक न्यूमेरिकल है, जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं 6 और 20, इसका आपको HCF निकालना है, ठीक है। 6 के आप अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए 2 गुणे 3, ऐसे निकाल के, ठीक है। 20 का कितना आएगा? 2, फिर आएगा 10, फिर 2 से कटेगा, फिर आएगा 5। ये समझ में आया सबको? जैसे 20 है, 20 को 2 से काटेंगे 10 बचेगा, फिर 10 को 2 से काटेंगे 5 बचेगा, तो 5 1 आ गया। देखिए ऐसे, देखिए ये 20 है, यहाँ आपने 2 से काटा 10 बचा, फिर 2 से काटा 5 बचा, 5 से ये 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 गुणे 3, 2 एक बार आया यानी 2 की पावर 1, 3 एक बार आया यानी 3 की पावर 1, ठीक है। 2 2 बार आया है तो यानी 2 की पावर 2। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 का मतलब है कि जो ये 2 है हमारा, ये 2 बार लिखा जाएगा ऐसे। फिर 5 आया है, 5 की पावर 1, ठीक। HCF क्या है? देखिए HCF का मतलब है कॉमन, जो कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें 2 हमारा कॉमन है, तो हम 2 लिख लेंगे। पावर कैसे लिख रहे हैं? लोअर पावर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में लोअर पावर किसकी है? इसकी पावर कम है, तो 2 की पावर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? देखिए कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म हो गया। ट्रिक कैसी है? न्यूमेरिकल को दिया जाएगा तो आप लोग निकालेंगे कैसे? देखिए ये जो कॉमन है यानी कॉमन का कॉमन, हाईएस्ट का अपोजिट आप लोग लिख लीजिए लोअर। लोअर पावर कैसे? देखिए जैसे न्यूमेरिकल में ऐसे आएगा, ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है, 6 और 20, इसका कहेगा आप अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए, ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। फिर इसके आप पावर के रूप में 2 एक बार आया है तो 2, 3 एक बार आया है तो 3, ठीक है।
फिर इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर आपने जो कॉमन है उसको लिखना है। कॉमन इसमें क्या है, 2 कॉमन है इसमें, तो हमने 2 लिख लिया। 2 की लोअर पावर, 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है। इसकी लोअर पावर, 2 की लोअर पावर 1 और 2 में से कौन होगी, 1 वाली होगी, तो 2 की लोअर पावर यहाँ आ गई, तो यानी HCF आ गया इसका 2। सबको समझ में आया, अच्छी बात है। दूसरा आपका क्या है, आपका दूसरा है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें ट्रिक जो आपकी है, इसमें आपकी ट्रिक ध्यान रखिएगा, यहां पर वहां पर कॉमन था तो हम यहां पर ले लेते हैं सभी, जो कॉमन थे वो तो लिखे जाएंगे, जो कॉमन नहीं थे उनको भी यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया सभी। लीस्ट था, यहां पर लोअर पावर था, तो भैया यहां पर जो है आपका हायर पावर हो जाएगा, हायर पावर हो जाएगा आपका। समझ में आया, समझ में आया। देखिए जैसे हम यही संख्या मान लीजिए 6 और 20, इसका हमें एलसीएम लिखना है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, 2 गुणे 3, ठीक है। 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, 2 की पावर 2 गुणे 5, तो इसमें 2 जो था कॉमन भी था, तो इसका जब हम एलसीएम लिखेंगे तो जो कॉमन था उसको तो लिखा, और जो बच गया उसको भी लिखना है, तभी तो आज हमारा होगा। तो जो हमारा 3 बचा था, 5 बचा था। एक चीज ध्यान रखनी, इसमें हायर पावर लेनी है, तो 2 की हायर पावर इसमें 2 है तो 2 ले लिया, खत्म सवाल, खत्म सवाल। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 3 गुणे 5, 5 होके 20, और 20 गुणे 3 का 60। सबको समझ में आ रहा भैया? अपन कैसे जानेंगे ये सही है कि गलत है? इसके लिए एनसीईआरटी में आपको एक तरीका दिया हुआ है, देखिए इसके लिए चेक करने का तरीका है, क्या है, HCF। HCF 2 संख्याओं का होता है, 3 संख्याओं का होता है, 3 संख्याओं का भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर 2 संख्याओं के लिए ही ये केवल वैलिड होता है, ठीक है। इंटू एलसीएम A इंटू बी बराबर AB। AB क्या है, AB जो जैसे HCF क्या है, HCF 2 है, LCM क्या है, LCM आपका है 60, और HCF किसका है, 6 और 20 का है, LCM किसका है, 6 और 20 का है, तो HCF A इंटू बी क्या हो जाएगा, 6 इंटू बी। देखिए वैल्यू देखिए, यहां से देखिए आपको HCF कितना है, दोनों संख्याओं का HCF है आपका 2 लिख लिया। LCM आपका कितना है, LCM आया है आपका 60, LCM किसका है, वो 6 और 20 का है। अब यहाँ पर 2 संख्या लिखनी है, संख्या दोनों आपका ये थी 6 और 20, तो 6 और 20, तो ये दोनों आपका आ गया 120 बराबर 120। अगर ये आपका इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपने सही सॉल्व किया, जो आपका आंसर HCF एंड LCM आया है वो सही है। फिर से समझ लीजिए, ये आपका था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी हुई है 6 और 20, आपने इसके अभाज्य गुणनखंड लिखे, इसको दूसरे फॉर्म में लिख लिया, फिर आपने HCF लिखा, इन दोनों संख्याओं का ही तो है ये HCF। LCM किसका है, इन दोनों संख्याओं का ही ये LCM है, ठीक है। फिर आपने HCF की वैल्यू रखी, LCM की वैल्यू रखी, और ये AB है कि जिन संख्याओं का आपने HCF और LCM निकाला है उन संख्याओं का गुणनफल अगर आपका बराबर आ जाता है तो आपका क्वेश्चन जो है सही है। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो 3 संख्या वाला है। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी कोई 3 संख्याएं जैसे 6, 72, 120, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे पिछला वाला सवाल किया था वैसे ही इसमें जो पीछे करवाया है सेम वैसे ही, बस इसमें अंतर यह है कि इसमें 3 संख्याएं आ गई हैं 6, 72 और 120, तो इनका हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि से गुणन HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, बस 6 लिख के इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, 72, इसके अभाज्य गुणनखंड इसमें 1 भी होता है 72, 72 का हम निकाल लेते हैं 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, ठीक। 72 के कितने आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 2 18, 36, 36 2 72, फिर आता है आपका 120। 120 का कितना आएगा, 2
फिर आ गया 60, फिर 2, फिर आ गया आपका 30, फिर 2, फिर आ गया आपका 15, फिर आ गया 3, 53, 15, 5, 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, यानी सही है। अब देखिए इसको क्या करना है, 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 है और फिर 3 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है और 3 गुणे 5। देखिए इसमें आपको जब HCF निकालेंगे, HCF में जो ट्रिक थी हमारी वो थी कॉमन ले लो और हाईएस्ट है तो लोवेस्ट पावर, लो पावर वाला था। तो इसमें आपके कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें आपका 2 कॉमन है, ठीक है, आपका 3 कॉमन है, तो इसमें हमारा 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। लो पावर, पावर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 और 2, तो 2 है यानी 2 की पावर, तो लो पावर वाला यही है क्योंकि इनकी पावर तो ज्यादा है, तो 2 की पावर 1 आ गई। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर, इसमें भी लो पावर यही वाले हैं, तो 3 की पावर 1 हो गई, तो कितना आ गया 6, यानी HCF इसका आएगा 6। जब हम LCM की बात करेंगे, जब हम LCM की बात करेंगे, LCM आपका कॉमन की जगह इसमें आल था और लो की जगह हाइयर पावर वाला था इसमें, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन था उसको एक बार लिख लीजिए और जो आल का मतलब है जो बचे हैं यहाँ पे उनको सबको लिखना है, तो 5 ही केवल है वहां पर। हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी थी, 3 थी, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 थी, तो 3 की पावर 2, 5 तो अकेले था, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार लिखेंगे, 5, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर ये हो जाएगा 3 दिया 9, फिर ये आ जाएगा 5, 8 5 40 और फिर ये 9, 9 चौके 36, 360। सभी को समझ में आया? देखिए HCF सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, ठीक है, ये इसके ये इसके ये इसके इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इनको पावर्स के रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे 2 आया है 3 बार तो 2 की पावर हो गई 3, 3 आया है 2 बार तो 3 की पावर हो गई 2। आराम से समझिए इसको, ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो। फिर HCF कैसे लिखते हैं, HCF की ट्रिक है C से कॉमन, H ये होता है हाइयर पावर, तो इसका अपोजिट हो गया लोअर पावर। तो यहाँ पर 2 और 3 कॉमन था, 2 और 3 कॉमन था। लोअर पावर 2 की लोअर पावर यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की लोअर पावर वाला ये है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो लोअर पावर कितनी है, फिर से 3 की पावर 1, 3 दूनी 6, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। सेम LCM में करते हैं। LCM में क्या करते हैं, C से कॉमन था यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया ऑल, और यहाँ पर L से था लोअर पावर, तो यहाँ पे हो गया हाइयर पावर, इसका अपोजिट, ठीक है। फिर जो कॉमन थे उसको एज इट इज लिख लिया, जो बच गया था उसको भी यहाँ पे लिख रहे हैं, तभी तो यहाँ पे लिखा था ऑल 5। फिर यहाँ पे हाइयर पावर लिखते हैं, 2 की हाइयर पावर यहाँ पर 3 थी, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, यहाँ पर हाइयर पावर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2, 5 वैसे ही लिख लिया। फिर इसकी जब आप गुणा करा देंगे तो आपका ये 360 आ जाएगा, 360। ओके, सभी को समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आराम से समझिए, 1-2 क्वेश्चन आप करिए इसके, ठीक है, NCERT में आपके दिए हुए हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बस उसका जो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ है, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें बस लैंग्वेज थोड़ी सी, जैसे HCF है, HCF 2 संख्याओं का है, मान लीजिए 2 संख्याएं आपकी 306 और 657, ठीक। HCF मान लीजिए इसका दिया है 9। फिर LCM 2 संख्याएं वही हैं 306 और 657। LCM आपको ज्ञात करना है। आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सेम है पीछे का, आप लोग वीडियो को पॉज करें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें कि LCM कितना आएगा। सब लोग सॉल्व करें, ठीक है, सब लोगों ने सॉल्व किया होगा। LCM देखिए इसको कैसे आएगा, जो आपका HCF है, हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था, HCF
इंटू एलसीएम दो संख्याओं का ये बराबर होता है उन दोनों संख्याओं की गुणनफल के। ये हमने चेक पढ़ा था पीछे। तो एचसीएफ दो संख्याओं का कितना है 9, एलसीएम कितना है पता नहीं। संख्याएं कौन कौन सी हैं 306 और 657। तो बस आ गया एलसीएम, कुछ बचा ही नहीं, कैलकुलेशन था खाली इसमें। 306 और 657 डिवाइडेड बाई 9, 3 कम 9, 3 दूनी 6, 3 कम 3 2, 3 9 27, फिर से 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 3 3 9। तो यानी एलसीएम आपका आ गया है 306 और 73। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बहुत ही अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो लैंग्वेज वाला है, थोड़ा सा इनसे अलग है, उसको आपको बहुत आराम से समझना है। क्वेश्चन है आपका संख्या 4n पर विचार करें। एक ये संख्या है 4n, इस पर आपको विचार करना है। n क्या है? यहां पर n जो है n एक प्राकृत संख्या है। n आपकी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है क्या n के किसी मान के लिए, क्या n के किसी मान के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है? ये आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से इसको कम से कम आप लोग 3-4 बार रीड करें, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है तभी आप उसका एप्रोप्रिएट आंसर कर पाएंगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है तब आप आंसर कैसे करेंगे। तो इसको आप कम से कम 2 से 4 बार पढ़ें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक कोई संख्या है, मान लीजिए 4n दिया गया है। 4n एक संख्या है। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। ठीक, क्या n की किसी वैल्यू के लिए यदि n का मान हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रखते जाएं और 4n की अलग अलग वैल्यू प्राप्त करते जाएं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 4n की कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए कुछ भी, और यहाँ पर लास्ट में कभी 0 आ जाए? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि नहीं है? सभी लोग सोच के बताएं, थोड़ा सा टाइम ले लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? देखिए हमने सीखा है कि अगर मान लीजिए कोई हमारी संख्या है, क्वेश्चन भूल जाइए, ठीक है, कोई हमारी संख्या है, मान लीजिए 100 है, मान लीजिए 10 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 2 × 5 फैक्टर्स इसके। मान लीजिए 40 है, तो इसमें आप इसके जब फैक्टर्स करेंगे 5 आएगा ही आएगा। 20 है, 2 × 2 × 5, ठीक है, 500 है, 100 है, 1000 है, 10 है, 20 है, तो उसमें कुछ भी आ जाए फैक्टर्स 5 जरूर आएंगे। यानी हमें एक बात पता है कि भैया अगर कोई संख्या है हमारे पास और उसमें लास्ट में 0 है, तो उसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक बार 5, कम से कम एक बार 5 आएगा। समझे? एक बार फिर से देखो कि अगर कोई संख्या है हमारे पास और उसके लास्ट में अगर 0 है, ठीक है, तो उसके जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो उसमें कम से कम एक बार 5 जरूर आएगा। ठीक है, सबको पता होगा कम से कम एक बार 5 जरूर। इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका। कैसे करेंगे? देखिए अब ये देखिए हमारी संख्या है 4n। 4 को आप क्या लिख सकते हो?
2 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक, इसकी पावर n थी तो 2 की पावर 2n लिख सकते हैं, यानी हमारा 4n को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू आप मान लीजिए 2 की पावर 2n है और n की वैल्यू आपने रख दी है यहाँ पर 1, n की वैल्यू मान लीजिए आपने 1 रख दी है, n की वैल्यू 1 के लिए जो ये 2 की पावर 2n है यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2n और मान लीजिए n की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो कितना आएगा 2 की पावर 2 इंटू 2, क्योंकि n की वैल्यू हम रखते जा रहे हैं, 2 की पावर 2 है मान लीजिए 2n और n की वैल्यू मान लीजिए रख लीजिए 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 आ गया, n की जगह हमने 3 रख दिया। ऐसे ही मान लीजिए आपने 2 की पावर 2 है और यहाँ पर मान लीजिए आपने रख दिया है n की जगह पर मान लीजिए आपने रख दिया है 5, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 आ जाएगा। ऐसे ही आप कुछ भी रख लीजिए, 2 की पावर 2n की जगह मान लीजिए आप n की जगह आप n रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2n आ जाएगा। समझने वाली बात यह है इसमें कि जैसे हमने 2n की जगह जब 1 रखा तो ये कितना आया 2 की पावर 2 आया, जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 4 आ गया, 2 की पावर जब 3 n की वैल्यू 3 रखी थी तो 2 की पावर ये कितना आ गया 2 की पावर 6 आ गया, ठीक। यहाँ पर ऐसे ही 2 की पावर 10 आ गया, यहाँ पर 2 की पावर 2n आ। अब यहाँ पर 2 की पावर में 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, n है। इसका मतलब क्या है, हमें पता है जैसे 2 की पावर 3 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 2 को 3 बार लिख लो, ठीक है। 2 की पावर अगर 10 लिखा है, 11 लिखा है तो इसका मतलब है 2 को 11 बार ऐसे लिख लो, है ना, 2 को आप 11 बार लिख लो। तो सेम हियर 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 बार लिख लो, 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 बार लिख लो, है ना, 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को 6 बार लिख लो, 2 की पावर 10 का मतलब है 2 को 10 बार लिख लो, है ना, 2 को आप 10 बार लिख लीजिए, लिखते जाइए। 2 की पावर 2n, ऐसे ही n की वैल्यू आप 100 रखिए, 500 रखिए, 1000 रखिए, कुछ भी रखिए, तो उसका मतलब क्या होगा कि 2 को आप उतने बार रखते जाइए। हम करें 2 को आप 100 बार लिखो, 2 को आप 500 बार लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या उसमें कहीं से 5 आ जाएगा? कभी नहीं आने वाला है ही नहीं उसमें फैक्टर। जब किसी में फैक्टर 5 नहीं है, जब किसी में फैक्टर 5 नहीं है तो लास्ट में क्या उसके 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा, अतः n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको आप कम से कम इसका सॉल्यूशन जो है वीडियो में कम से कम 2 बार और देख लीजिए और एक एक लाइन को आराम से सुनिए और समझिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कि ऐसा क्यों हुआ। हमने आपको डिटेल्ड वे में बताया है, ठीक है। आप इसको समझने का प्रयास करिए। ओके और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करिए, लैंग्वेज पढ़िए, हर चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप बताएं, अगर हम यहाँ पर 4 की जगह पर करते 6, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 4 की जगह पर हमने कर दिया 6, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? भैया कुछ नहीं होगा, इसमें जो आपने 4 की जगह 6 कर दिया है तो 6 यानी 2 इंटू 3 की पावर n हो गया, या फिर आप इसको 6 ही रहने दीजिए। तो n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर भैया कुछ भी 1 2 3 4 500 1000 4000 5000 10000 कुछ भी रख दीजिए, क्योंकि इसके लास्ट में 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके फैक्टर में 5 आना चाहिए। 2 गुणे 3 को आप
चाहे एक बार लिखिए, चाहे 2 बार लिखिए, चाहे 3 बार लिखिए, चाहे 1000 बार लिखिए, 5 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब इसमें 0 आने वाला नहीं है। समझ गए? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आपको आया होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, या जो भी नंबरिंग आपकी चल रही है, व्याख्या कीजिए कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, यानी एक नंबर लिखा है, जैसे 5000 मान लीजिए, इस प्रकार से ये कुछ लिखा है, बस उसको जोड़ के लिख दिया गया है। व्याख्या कीजिए कि ये जो दो संख्याएं दी गई हैं, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा, भाज्य संख्या कोई कब होती है? जैसे 10 है, 10 एक भाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्यों है? कोई भी संख्या भाज्य संख्या जब होती है जब उसके आप फैक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है, हाँ भैया, क्यों है? क्योंकि हम उसके फैक्टर्स 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 10 भाज्य संख्या है कि नहीं है भैया, क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 गुणे 5 हम लिख सकते हैं। अच्छा, 3 एक भाज्य संख्या है कि नहीं है? 3 तो नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके हम फैक्टर्स नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से हम ये, अगर ये फैक्टर्स के, जैसे मान लीजिए आ गया आपका 19, तो ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन आ गया 20, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो है आपके लिखे जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन आपका जो है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें आपको करना क्या है? 13 कॉमन ले लीजिए, ठीक है भैया। 13 कॉमन ले लिए, 7 गुणे 11 प्लस 1 13, 11 सती 77 प्लस 1 13 गुणे 78। 78 को, ये क्या है? ये जो संख्या थी, ये क्या थी? ये एक संख्या है। ये इसके क्या है? फैक्टर्स ही तो है। 13 गुणे 18 क्या है? फैक्टर है। आप चाहो तो 18 को भी और तोड़ लीजिए, 13, क्योंकि 13 तो टूटेगा नहीं। 78 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 78 को 2 से करोगे आप, 2 3 6, 2 नाम 18, 39, फिर 3 3 एकम 3 3 3 9 13। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 13, और 78 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये इसको फैक्टर्स के रूप में, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको केवल इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए आप, ठीक है। क्योंकि ये 2 फैक्टर्स ही तो हैं। अगर केवल 78 होता तब विचार करते हम। ये भी फैक्टर्स है, आप चाहो तो इतना लिख दो। तो ये भाज्य संख्या क्यों है? इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि संख्या को गुणनखंड, फैक्टर्स गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में, यानी ये गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए ये जो है भाज्य संख्या है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। सबको समझ में आया? ठीक है। दूसरी वाली जो संख्या है उसमें क्या कह रहा है? उसमें है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें भी आप 5 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 5 कॉमन ले लिए तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1, 5 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, प्लस 1, ठीक है। तो इसमें 5 जो है आपका, तो 7 छंग 42 गुणे 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 3 24, 7 छंग 42 प्लस 1, 5 गुणे
तो 42 और 24 का गुणा कितना आएगा? 42 और 24 का गुणा आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 42 दूना 84, ये 8 आ जाएगा, ये 6 4 10 का 0, हासिल लगो 1, 8 9 10, 1008, 1008 प्लस 1, तो यानी आ जाएगा 5 गुणे 1009। तो यहाँ पे मैंने बताया था 78 को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी फैक्टर्स ही हैं दो, तो यहाँ पर भी 5 और 1009 ये जो संख्या है हमारी इसके फैक्टर्स हैं, यानी एक संख्या को हमने फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है। अतः क्योंकि संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए भाज्य संख्या है। सेम लाइन आप यहाँ पर जो है छाप दीजिए, आपका आंसर आ गया। सबको समझ में आना है? भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि हम उस संख्या को फैक्टर्स के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है। एक और आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर वाला। उसके पहले के जो क्वेश्चन है वो अब आप सभी कर लेंगे। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है 7 वाला, उसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लैंग्वेज वाला है। उसमें समझने की बात ये है, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। देखिए उसमें क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार कोई मार्ग है। ठीक है, एक वृत्ताकार कोई मार्ग है, ये एक पार्क है हमारा, ये क्या है? पार्क है, और इसमें साइड में ये गोल गोल जो है रनिंग के लिए बना हुआ है। ठीक है, इसमें तो कोई रन भी नहीं कर पाता। देखिए ये जो है आपका कोई रनिंग के लिए बना हुआ है। इसमें दो दोस्त हैं, एक है सोनिया, एक है सोनिया और एक है आपका रवि। ये दोनों मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ पे गए हुए हैं। देखिए इसमें सोनिया जो है, सोनिया, इसको जो समय लगता है एक राउंड लगाने में, इसको समय लगता है 18 मिनट एक राउंड लगाने में। ठीक है, जो आपका रवि है, जो आपका रवि है इसको लगते हैं मात्र 12 मिनट। ठीक है, एक राउंड लगाने में, क्योंकि रवि है अपना दौड़ लेता है जल्दी जल्दी। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि सोनिया और रवि पुनः कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक पार्क है और इसके बाहर ये दौड़ने के लिए स्थान बना हुआ है। सोनिया और रवि दो दोस्त हैं, यहां दौड़ने के लिए गए, सेम स्थान पर आए और सेम समय पे ये दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। सोनिया को एक राउंड लगाने में लगा 18 मिनट, रवि को एक राउंड लगाने में लगा 12 मिनट। यानी सोनिया, रवि तो 12 मिनट में यहां आ गया और सोनिया आएगी 18 मिनट। जब रवि यहां आएगा तो सोनिया कहीं यहां होगी, वो अलग बात है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने समय बाद, कितने समय बाद कितने समय बाद वो दोनों पुनः मिलेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि कोई एक पार्क है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग बना हुआ है। वहां पर दो दोस्त सोनिया और रवि दौड़ने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वो दोनों कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है? देखिए इसके लिए हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आए तो आंख बंद करके आप जो है एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप कभी भी आए तो आंख बंद करके आप एलसीएम ले लीजिए। इसको आप रीजनिंग के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टॉपिक का नहीं है। आप रीजनिंग के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एलसीएम में कैसे? एलसीएम एक नंबर अब मान लीजिए 18 है, एक नंबर आपका 12 है, तो 12 18 के कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 12 2 6 2 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12। आपको लेना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन की जगह पर इसमें होता है ऑल और लो पावर की यानी हायर पावर।
ठीक। जो कॉमन है, 2 कॉमन है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। कॉमन क्या है? 2 कॉमन है इसमें, 3 भी कॉमन है इसमें 2। तो जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, मतलब लिखा, अगर इसमें कुछ और भी होता तो उसको भी लिख लेते हैं हम, लेकिन और कुछ है नहीं। तो 2 गुणे 3 कॉमन है, इसमें हाइयर पावर लेते हैं, ठीक है। हाइयर पावर 2 की हाइयर पावर 2 है और 3 की हाइयर पावर 2 है। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो यानी ये आ गया 36 मिनट। सोनिया और रवि जो है वो दोनों 36 मिनट के बाद पुनः, देखो सोनिया को 18 मिनट लगता था, 18 दूनी 36, तो सोनिया 2 राउंड लगाएगी 36 मिनट, जबकि रवि 12, 24 और 36। रवि 3 राउंड लगा चुका होगा 36 मिनट में, तब वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और सोनिया 2 राउंड में 18 मिनट, 18 मिनट में 36, तो फिर से वो दोनों जो है यहीं पर मिल जाएंगे। सबको समझ में आया? क्वेश्चन एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। एक पार्क है हमारा, पार्क के चारों ओर एक ये रनिंग के लिए बनाया गया है। यहाँ पर 2 दोस्त आते हैं, सोनिया और रवि, एक ही स्थान पर है, दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, एक राउंड लगाने में, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय बाद वो दोनों पुनः एक साथ यहाँ पर मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आंख बंद करके आपको एलसीएम निकालना होता है और आपको कुछ नहीं करना है। एलसीएम निकालते हैं 18 और 12, 18 का एलसीएम निकालना तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, एक साथ मिलेंगे, ठीक है। बस इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करें। आपकी एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें एचसीएफ एंड एलसीएम के सवाल थे। यदि आपने किताब को खरीद लिया है तो आप उसको एक बार देख लीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारे ही हमने यहाँ पर लिए हैं। अगर कोई बाय चांस उसमें जो जैसे एक ही प्रकार के कई सारे दिन वो हमने छोड़ दिए थे, बाकी सारे हमने करवा दीजिए। आप इसका रिवीजन करें, नोट्स बना लें, जो क्योंकि नोट्स आपको लास्ट में जब आपका एग्जाम का 1 महीना 2 महीना बचेगा तब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है नोट्स आपके लिए सिद्ध होंगे। आप जो है अच्छे से पढ़ाई करें, यही हमारा कहना है। अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी लगती है कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे पूरा, या कुछ भी किसी भी प्रकार की आप राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी हो सकता है वीडियो में अभी कुछ कमियां हो, क्योंकि अभी हमने नया शुरू किया। आज मेरी ये दूसरी ही वीडियो है और जो पढ़ाई वाली वीडियो ये पहली ही हमने बनाई है, तो आप इसको एंजॉय करें, पढ़ें। धन्यवाद, आपने पढ़ा, आप लोग इसको समझें, आराम से करें, और आपने वीडियो में आप अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई, आप जो बातें हमने आपको बताई है आप उसको ध्यान में रखें। आप एनसीईआरटी को बार बार खोलते रहें, और मैथ्स को आपका चाहे जितना वीक हो मैथ्स, लेकिन आप मैथ्स को डेली 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा आप पढ़ेंगे, मैथ्स में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। आपने वीडियो को देखा, आप अपने जो दोस्त हैं 10th के, आप उनमें वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।